हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, ये मेरा चैप्टर 9 चल रहा है नॉर्मल सब ग्रुप्स का, जिसमें मैं आपको लेक्चर नंबर 6 में ये सिखाऊंगी कि इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट किसको कहते हैं। उसकी डेफिनेशन देखेंगे बेटा, और क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन 31, 32, 34, 35 एंड 36 ऑफ एक्सरसाइज। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। देखो, आप लोग एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट तो पढ़ चुके हो, अब हम पढ़ रहे हैं इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखो इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट में क्या चीज होती है। आपके पास कोई एक बड़ा ग्रुप लिया आपने जी, ठीक है। दैट ग्रुप जी इज द इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ एच एंड के एंड वी राइट जी इज इक्वल टू एच क्रॉस के। देखो, जब एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट था तो हमने एच प्लस के लिखा था और प्लस के ऊपर हमने सर्कल बना दिया था। अब इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है तो आपकी नोटेशन बन गई एच क्रॉस के। ठीक है, इफ एच एंड के आर नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ जी एंड क्या कंडीशन लगाई है कि इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट जी जो है सिर्फ अपने ही नॉर्मल सब ग्रुप्स का बनेगा। ठीक है, एंड क्या होगा, जी इज इक्वल टू एच के मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नॉर्मल सब ग्रुप्स। एंड वो जो एच और के होंगे उन दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट में सिर्फ आइडेंटिटी होनी चाहिए। देखो, आइडेंटिटी जरूर होनी चाहिए क्योंकि एच और के नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं। सब ग्रुप हैं तो ग्रुप है तो उनके पास आइडेंटिटी जरूर होगी। ठीक है, और वो क्योंकि बड़े सेट जी से ही आ रहे हैं तो उन दोनों उनकी सबकी आइडेंटिटी सेम होगी, इसलिए एच इंटरसेक्शन के क्या हो कि खाली कभी नहीं होगा, उसके अंदर एक एलिमेंट जरूर होगा। एच इंटरसेक्शन के इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है बच्चों, तो दो कंडीशन हमारे को लगानी है इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट के लिए। एक तो जी इज इक्वल टू एच के एंड एच इंटरसेक्शन के इज इक्वल टू आइडेंटिटी ओनली। तो मैं थोड़ा सा आपको एक बारी और इसका अच्छे से मीनिंग्स क्लियर कर दूं। देखो बेटा, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट और एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट में मेन डिफरेंस क्या चीज़ है। जब आप एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट बोलते हो ना, तो जो दो ग्रुप्स हैं, मान लीजिए हम कह रहे हैं जी इज द एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ G1 एंड G2, तो ये G1 और G2 में ना कोई रिलेशनशिप नहीं होता, ना तो इनका जी से कोई रिलेशन और ना ही अपना आपस में कोई रिलेशन। कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, एक फाइनाइट हो दूसरा इनफाइनाइट हो, ये Z हो ये Z3 हो, और आप इनका एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट बना दो। मतलब एक दूसरे से इनका कोई लेना देना नहीं, दोनों के अंदर ऑपरेशन भी अलग हो सकती है, दोनों ग्रुप्स भी अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, ये तो था एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। बट अगर आप एक बड़ा सेट लो जी और उसी के अंदर से निकालो एच, क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप है, सब ग्रुप है तो उसका सबसेट भी है, और दूसरा निकालो के, दो निकाल लिए आपने, और इनके बीच में ये जो कॉमन एलिमेंट है ये है आइडेंटिटी। ठीक है, ये जो फिगर बनी ना, ये बनी है इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ एच एंड के। अब इस एच और के पे क्या कंडीशन लगी हुई है, ये एच और के जी के अंदर से ही निकले। ठीक है, तो दे आर रिलेटेड टू दिस। अब इनकी ऑपरेशन भी बिल्कुल सेम होगी जो जी वाली होगी। तो ये एच और के ऊपर क्या क्या कंडीशन है कि एक तो दोनों नॉर्मल इन जी होने चाहिए, एच इज नॉर्मल इन जी और के इज नॉर्मल इन जी। ठीक है, और जी के एलिमेंट किस तरीके से बन जाएंगे, जब हम प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप्स लेंगे एच और के। ठीक है, तो जी इज इक्वल टू एच के बन जाएगा आपका, और साथ में इनके बीच में कॉमन एलिमेंट सिर्फ आइडेंटिटी होना चाहिए। अगर ये सब कंडीशन सेटिस्फाई होंगी देन जी इज द इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ एच एंड के। इंटरनल मतलब अंदर से ही आना, तो जी का जिसका प्रोडक्ट बनाना है वो अंदर से ही आते हैं, और वो उनके ऊपर कंडीशन क्या होती है, दोनों नॉर्मल होने चाहिए। ठीक है, और जी इज इक्वल टू एच के और एच इंटरसेक्शन के इज इक्वल टू आइडेंटिटी। पर जब एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट की बात करी थी तब हमारे ये जो G1 G2 थे, इनका मेन जी से जिसको आप एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे थे उनसे कोई लेना देना नहीं था, ये बिल्कुल अलग अलग हो सकते थे। ठीक है बच्चों, तो ये फर्क है इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट में और एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट में। लेट अस सी। अब सबको आईडीपी की डेफिनेशन समझ आ गई। ठीक है, डिफरेंस मैंने समझा दिया आपको कि इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट कैन बी फॉर्म्ड विद इन जी इटसेल्फ यूजिंग द सब ग्रुप्स ऑफ जी एंड ऑपरेशंस ऑफ जी, बट एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग टोटली अनरिलेटेड ग्रुप्स विद डिफरेंट ऑपरेशंस। बिल्कुल अनरिलेटेड ग्रुप्स होंगे, डिफरेंट ऑपरेशंस होंगे उनकी, तब भी बन जाएगा। ठीक है, तो अभी मैंने आपको डेफिनेशन दी, व्हेन जी इज द इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ओनली टू नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ इट। अब नॉर्मल सब ग्रुप तो और भी हो सकते हैं ना, तो हम अगर एक से दो से ज्यादा नॉर्मल सब ग्रुप्स का इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाए तो कैसे बनेगा, ये देखिए। लेट जी बी एनी ग्रुप, ये बड़े वाला ग्रुप हुआ, H1 H2 HN बी एनी फाइनाइट कलेक्शन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ जी। ठीक है, उसके कुछ हमने नॉर्मल सब ग्रुप्स ले लिए। देन G इज द इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ दीज नॉर्मल सब ग्रुप्स, और हम उसको लिखेंगे ऐसे, G इज इक्वल टू H1 क्रॉस H2 क्रॉस HN
ठीक है। इफ क्या होना चाहिए, वही कि पहले तो जो दो के लिए की ना आपने, दो सब ग्रुप्स के लिए की है, वही सेम चीज एन के लिए एक्सटेंड कर दो। तो जी क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ दीज एन नॉर्मल सब ग्रुप्स, यानी कि H1 H2 H3 से लेकर HN तक का प्रोडक्ट आ जाएगा। अब इसका कोई भी एलिमेंट किस फॉर्म का होगा, जरा देखें एक बारी, जरा आपको मैं थोड़ा सा रिकॉल करा दूं। अगर G इक्वल टू एच के है, तो एच के का कोई भी एलिमेंट किस फॉर्म का होता है, स्मॉल एच स्मॉल के, वेयर स्मॉल एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच एंड स्मॉल के बिलोंग्स टू कैपिटल के। तो जब यही चीज मेरी H1 H2 H3 इन डॉट है बीच में, इन सबके बीच में ऑपरेशन लगी हुई है, ठीक है, तो इसका कोई भी एलिमेंट लिखना होगा तो वो किस फॉर्म का होगा, H1 H2 H3 से लेके HN, वेयर ईच HI बिलोंग्स टू कैपिटल HI, I वेरिंग फ्रॉम 1 to N। ठीक है, सबको समझ आ गया। तो ये इस तरीके का एलिमेंट पोजेस करेगा, तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, और दूसरी बात हमने कहा कि इनके बीच में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट आइडेंटिटी, तो वही चीज लिखी कि H1 इंटरसेक्शन H2 इंटरसेक्शन H3 HI इंटरसेक्शन HI प्लस 1 इज नॉन एम्प्टी। ठीक है, कि मतलब ये जितने भी लोग हैं इन सब के नॉन एम्प्टी कह रही हूँ, सॉरी, आइडेंटिटी आएगा, तो इन सब का जो इंटरसेक्शन आएगा निकल कर आपका, दैट विल कम आउट टू बी जो है आइडेंटिटी, and this should hold for all I varying from 1 2 3 till n minus 1। n minus 1 इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे I plus 1 है, तो I को n minus 1 डालोगे तो n minus 1 plus 1 कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। ठीक है, तो सबके बीच में जब भी आप कॉमन एलिमेंट देखोगे तो क्या निकल कर आएगा, ओनली आइडेंटिटी निकल कर आएगी। दिस इज कॉल्ड इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट। तो बेटा ये डेफिनेशन थी आपकी इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट की, यहाँ से लिख लो सब बच्चे, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट। क्लियर है बच्चों। अब इससे रिलेटेड मैं आपको थोड़े से क्वेश्चन सिखा दूं पहले, फिर थ्योरम नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि बहुत लंबी थ्योरम है। पहले क्वेश्चंस देख लो ताकि थोड़ा सा आइडिया हो कि करना क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 31 है, पेज नंबर 202 पे। लेट आर स्टार, आर स्टार का क्या मतलब होता है, आर मतलब रियल नंबर, स्टार लगा देते हैं तो नॉन जीरो रियल नंबर, और इसके अंदर ऑपरेशन बन जाती है मल्टीप्लीकेशन की। सो आर स्टार इज द ग्रुप ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लीकेशन। और आर प्लस, आर के ऊपर प्लस जो लगाया है, इससे क्या मिले मुझे, सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स मिल गए अंडर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है बेटा, तो आर स्टार जो होगा ना, इट इज द इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस आर प्लस एंड 1 एंड -1। मतलब मैं आपसे ये कह रही हूं कि आर स्टार कैन बी रिटर्न एज आर प्लस क्रॉस दिस 1 -1 वाला सब ग्रुप। ठीक है, तो ये कैसे लिखा जाएगा, देखो मैंने लिखा, वी हैव टू शो दैट आर स्टार इज आर प्लस, ये ना जो डॉट लगाया हुआ ये एक्चुअल में क्रॉस ही है आपका। ठीक है, तो क्रॉस भी लगा लेते हैं, डॉट भी लगा देते हैं, हमें ये शो करना है बेटा। तो इसको शो करने के लिए सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए, कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए सबसे पहले तो ये दोनों इसके नॉर्मल सब ग्रुप्स होने चाहिए। फिर दूसरा क्या होना चाहिए, इनके बीच में कॉमन एलिमेंट आइडेंटिटी के अलावा कोई नहीं होना चाहिए। और दूसरा, जब इन दोनों का प्रोडक्ट ले तो पूरा का पूरा आर स्टार बन जाना चाहिए, तभी हमारा ये जो होगा, जो चीज हम प्रूव करना चाहते हैं कि इट इज द इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट, वो सेटिस्फाई होगी कंडीशन। तो देखिए कैसे करेंगे हम। आप सबको पता है कि आर स्टार जो है एक एबिलियन ग्रुप है। अगर एबिलियन ग्रुप होता है तो उसकी कंडीशन है हमारे पास कि उसका हर सब ग्रुप नॉर्मल होता है, मैंने आपको प्रूव करा रखा है। तो आर प्लस क्या है, इट इज अ सबसेट ऑफ आर स्टार एंड इज अ ग्रुप इन इटसेल्फ। तो आर प्लस इज अ सब ग्रुप ऑफ आर स्टार, तो अगर ये इसका सब ग्रुप है तो नॉर्मल होगा। ठीक है, दूसरी बात, 1 और -1 का जो ये ग्रुप है, ये भी इसका एक सब ग्रुप है, और एबिलियन ग्रुप, ये मेन वाला ग्रुप जो है हमारा बड़े वाला, वो एबिलियन है, तो इसका हर सब ग्रुप नॉर्मल होगा, तो ये भी इसका नॉर्मल सब ग्रुप बन गया। तो पहली बात तो हमारी प्रूफ हुई कि दोनों के दोनों नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं। ठीक है, फिर हमें शो करना है इनके बीच में आइडेंटिटी एलिमेंट के अलावा कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो आप देखो आर प्लस में तो सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। ठीक है, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, तो उन सब में ऑपरेशन किसकी है, मल्टीप्लीकेशन की है। मल्टीप्लीकेशन की ऑपरेशन में आइडेंटिटी होती है 1 हमारी। ठीक है, और इधर -1 और 1 में भी आइडेंटिटी क्या है हमारी, 1 ही है, और वो -1 और 1 में और आर प्लस के अंदर कॉमन एलिमेंट सिर्फ 1 ही रहा, तो आपका आइडेंटिटी कॉमन एलिमेंट निकल कर आ गया, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब हमें शो करना है कि आर स्टार इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नॉर्मल सब ग्रुप्स। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, देखो आर स्टार एक सेट और ये भी एक सेट है, तो दो सेट्स की इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए ईच ऑफ देम शुड बी कंटेन्ड इन वन अनदर। ठीक है ना, कंटेनमेंट रिलेशनशिप होना चाहिए। तो मुझे शो करना होगा आर स्टार कंटेन्ड इन दिस एंड आर प्लस इज -1 × 1, ये वाला जो प्रोडक्ट है दिस इज ऑल्सो कंटेन्ड इन आर स्टार, ये मुझे शो करना है बेटा। तो इसको शो करने के लिए हम कैसे करेंगे, देखो 2 जो होगा
2 तो क्लियरली होल्ड कर जाएगा, क्योंकि देखो r प्लस के पास किस तरीके के नंबर्स हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं सारे के सारे। तो जब वो पॉजिटिव रियल नंबर -1 से मल्टीप्लाई होंगे तो सारे नेगेटिव रियल नंबर कवर हो जाएंगे उसमें। और ये पॉजिटिव रियल नंबर्स जब 1 से मल्टीप्लाई होंगे तो पॉजिटिव रियल नंबर्स ही रह जाएंगे। तो सारे पॉजिटिव रियल नंबर आ गए और सारे नेगेटिव रियल नंबर जनरेट हो गए, तो पूरी की पूरी रियल लाइन जनरेट हो गई। ठीक है, और जीरो मुझे चाहिए नहीं था क्योंकि आर स्टार ही है। आर स्टार का मतलब क्या था, नॉन जीरो रियल नंबर। तो पूरा का पूरा रियल लाइन जनरेट हो गई एक्सेप्ट जीरो, वही मुझे चाहिए थी। तो r प्लस और -1 to 1 इज कंटेन्ड इन आर स्टार। सबको समझ आया? देखो बेटा, r प्लस के पास सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, ठीक है ना, ये पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। और दूसरा मेरे पास क्या है, -1 1। जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो x जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, -x और x। अब x अगर ग्रेटर देन 0 है तो -x क्या हो गया, लेस देन 0 है। तो ये क्या बना के दे रहा है मुझे, सारे नेगेटिव रियल नंबर्स बना के दे रहा है। ठीक है, और ये x खुद क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर। तो सारे नेगेटिव रियल नंबर भी आ गए और सारे पॉजिटिव रियल नंबर भी आ गए। ठीक है, तो इससे मेरा क्या बन गया, पूरा का पूरा आर स्टार जनरेट हो गया। ठीक है, तो ये वाली चीज तो होल्ड कर गई। अब इसका कन्वर्स होल्ड कराएंगे कि आर स्टार इज कंटेन्ड इन दिस। तो इसके लिए क्या करें, कोई एक एलिमेंट ले लो आर स्टार में और शो कर दो वो आर प्लस या -1 1 के अंदर है। ठीक है ना, इसके मतलब प्रोडक्ट के अंदर है। तो हमने कोई भी एक आर स्टार का एलिमेंट लिया। आर स्टार के एलिमेंट या तो पॉजिटिव रियल नंबर है या नेगेटिव रियल नंबर है, मतलब जीरो को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट है रियल लाइन पे। तो अगर ए पॉजिटिव रियल नंबर होता तो हम ए को क्या लिख सकते थे, a इंटू 1 लिख सकते थे। अब देखो ये स्मॉल a जो है ये तो r प्लस का एलिमेंट हो गया, और 1 किसका एलिमेंट है, ये -1 और 1 वाले सब ग्रुप का एलिमेंट है। तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द टू एलिमेंट्स, ये बन गया, वेयर फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू द फर्स्ट सेट एंड सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू द सेकंड सेट। यही डेफिनेशन है मेरी इसके अंदर। ठीक है ना, r प्लस इसकी क्या डेफिनेशन है, देखो इधर r प्लस डॉट -1 1, इसकी क्या डेफिनेशन है, इसके पास क्या एलिमेंट होंगे, इसके पास एलिमेंट होंगे x मल्टीप्लाइड बाय -1 to 1 का कोई भी एलिमेंट। ठीक है ना, इसी फॉर्म का होगा वेयर x बिलोंग्स टू r प्लस। तो इसका मतलब ये -x और x टाइप एलिमेंट रखता है। ठीक है ना, वेयर x बिलोंग्स टू r प्लस। तो हमारा भी वही आया है। देखो a को हमने a इंटू 1 लिख दिया, तो इसके एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होके हमारा a x टाइप ही एलिमेंट आ गया ना ये वाला। तो ये वाली कंडीशन मेरी होल्ड कर गई कि अगर a पॉजिटिव रियल नंबर है तो वो इनके प्रोडक्ट में होगा। अगर a नेगेटिव रियल नंबर है तो आपको पता है -a तो ग्रेटर देन 0 होगा ना। ठीक है, तो हमने a को क्या लिखा, -a इंटू -1 वेयर -a बिलोंग्स टू r प्लस एंड -1 बिलोंग्स टू दिस -1 एंड 1 वाला ग्रुप। ठीक है ना, तो फिर से मेरा r स्टार जो है कंटेन इन दिस वैल्यू आ गई, r प्लस और -1 1। ठीक है बेटा, तो मैंने दूसरी वाली कंटेनमेंट रिलेशनशिप भी शो कर दी। ठीक है, तो बाय इक्वालिटी ऑफ सेट्स हमारा a कंटेन इन b कंटेन इन a हो तो a इक्वल टू b आ जाता, तो मेरा भी आ गया। ठीक है, सो सच अ गुड क्वेश्चन कि आर स्टार कैन बी रिटन एज अ इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू ऑफ इट्स नॉर्मल सब ग्रुप्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है बेटा, डाइहेड्रल ग्रुप D4 जो है इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज द इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू प्रॉपर सब ग्रुप्स। तो सबसे पहले डाइहेड्रल ग्रुप देखा हमने। डाइहेड्रल ग्रुप के एलिमेंट कितने होंगे, D4 है तो 8 एलिमेंट है, जिसमें 4 रिफ्लेक्शन है और 4 रोटेशन है। सबको पता है कि D4 के एलिमेंट किस फॉर्म के होते हैं, R0, R90, R180, R270 और 4 रिफ्लेक्शन होंगी H, V, D और D डैश। ठीक है, अब इसके जो प्रॉपर सब ग्रुप्स हैं जो नॉर्मल होते हैं वो कौन कौन से हैं, देखो आपको पता होनी चाहिए थी ये बात कि डाइहेड्रल ग्रुप के जितना भी सब ग्रुप है, सपोज H इसका कोई भी सब ग्रुप है तो लैग्रेंजेस थ्योरम कहती है कि सब ग्रुप का ऑर्डर डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ ग्रुप को। ऑर्डर ऑफ ग्रुप है 8, तो ऑर्डर ऑफ H कैन बी 1 2 4 और 8। ठीक है, तो इसके जो प्रॉपर सब ग्रुप्स निकल कर आएंगे, 1 वाला तो आइडेंटिटी दे देगा तो वो प्रॉपर नहीं रहेगा, और 8 वाला ट्रिवियल हो जाएगा मतलब, और 8 वाला जो होगा वो खुद ही अपने आप में डाइहेड्रल ग्रुप ही होगा। ठीक है, तो मेरे पास 2 और 4 ऑर्डर के बच गए। तो 4 ऑर्डर वाले जितने भी होंगे सब ग्रुप्स उन सब का इंडेक्स निकालो, इंडेक्स ऑफ H इन G निकालोगे तो क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ H। तो अगर 4 सब ग्रुप का ऑर्डर है, 8 पूरे ग्रुप का ऑर्डर है, तो क्या निकल कर आया, 2 आ गया। तो इसका मतलब सारे सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 2 वाले, ऑर्डर 4 वाले जो होंगे ना, ऑल सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 4 इन डाइहेड्रल ग्रुप आर नॉर्मल। ठीक है, वो तो नॉर्मल हो जाएंगे। और 2 ऑर्डर के जो भी हमारे पास ग्रुप मिलेगा वो क्या होगा, एक R0 R180 रोटेशंस का जो ग्रुप होता है ना वो नॉर्मल होता है।
ठीक है, ये मैंने नॉर्मल सब ग्रुप्स ना आपके निकलवा रखे हैं, जब नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन बताई थी तो डायहेड्रल ग्रुप के सारे नॉर्मल सब ग्रुप्स निकलवा दिए थे। अब मैंने आपको बता दिया कि सेकंड 2 ऑर्डर का जो भी नॉर्मल सब ग्रुप है वो R0 R180 हो गया, और उसका जो है क्या नाम है 4 ऑर्डर के जितने भी होंगे वो सारे नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो मेरे ये चारों नॉर्मल सब ग्रुप्स निकल कर आ गए। ठीक है, अब ये नॉर्मल सब ग्रुप है, आप इन सब के अंदर जरा कॉमन एलिमेंट देखो क्या आएगा। ठीक है, तो ये देखो R0 और R180 जो है फर्स्ट और सेकंड के अंदर कॉमन निकल आया, R0 R180, तो मतलब आइडेंटिटी के अलावा कॉमन निकल रहा है ना। ठीक है ना, आप देखोगे इनफैक्ट ये चारों के अंदर R0 R180 जो है वो कॉमन है। इन चारों में देख रहे हो R0 R180 कॉमन है, तो हमें तो पता है कि HI इंटरसेक्शन HJ शुड भी आइडेंटिटी होना चाहिए। ठीक है, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट के लिए आइडेंटिटी के अलावा कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए, बट मेरे पास तो है R0 R180, 2 एलिमेंट निकल आए। सिर्फ R0 निकलता तो बन जाता आईडीपी, पर R0 के अलावा भी कोई एलिमेंट निकल आया, तो आइडेंटिटी के अलावा एलिमेंट निकल आया, तो सेकंड कंडीशन जो होगी आईडीपी की वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगी। अगर वो सेटिस्फाई नहीं होगी तो D4 कैन नेवर बी रिटन एज द इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ इट्स नॉर्मल सब ग्रुप्स, ऑफ इट्स प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप्स। क्लियर? नेक्स्ट आ जाइए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन जेड। जेड क्या है? इंटीजर्स का सेट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आप सबको पता है कि इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होता है ये। ठीक है, और इस अगर ये इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो इसके सारे सब ग्रुप्स जो होंगे वो भी साइक्लिक होंगे। तो इसके 2 सब ग्रुप लिए, एक H लिया जनरेटेड बाय 5 मतलब सेट ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 5, और K में ले लिया सेट ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 7 मतलब 7 से जनरेट होने वाले सारे एलिमेंट्स ले लिए आपने, मतलब ये 5Z की फॉर्म का हो गया और ये 7Z की फॉर्म का हो गया। हमें प्रूफ करना है कि Z इज इक्वल टू एच के। Z इक्वल टू एच के मतलब Z कैन बी रिटर्न एज अ प्रोडक्ट ऑफ दिस H एंड K, पर इसने ये नहीं बोला कि H इंटरसेक्शन K आइडेंटिटी है तो ये इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है या नहीं है, ये इसने खुद तो नहीं लिखा। आपसे पूछा कि क्या ये इसका इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट बन जाएगा। अब आप खुद देखो Z इक्वल टू एच के आ गया, तो पहली कंडीशन तो आईडीपी की सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई अगर हो गई कि उन दोनों के बीच में कॉमन एलिमेंट सिर्फ आइडेंटिटी है और कोई नहीं है, तो ये इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट बन जाएगा, वरना नहीं बनेगा। ठीक है ना, तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो यही देख लें कि इन दोनों के बीच में कॉमन एलिमेंट में आइडेंटिटी के अलावा भी कोई एलिमेंट है क्या। तो देखो 5 वाला जो ये सेट है H जो है दिस इज सेट ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 5, और 7 वाला जो ये K सेट है ये सेट ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 7 है। तो 35 एक ऐसा एलिमेंट है जो कि H में भी आ रहा है और K में भी आ रहा है, क्योंकि 35 इज अ मल्टीपल ऑफ 5 एंड 35 इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 7। तो इसका मतलब दोनों का H और K का अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो वो आपका आइडेंटिटी के अलावा भी कुछ है, क्योंकि आइडेंटिटी तो दोनों के पास 0 ही है ना, क्योंकि Z के अंदर Z प्लस की नोटेशन होती है तो एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है। तो 0 के अलावा भी हमें एक एलिमेंट ऐसा मिल गया जो कि इनके इंटरसेक्शन में आ रहा है। ठीक है ना, तो इसका मतलब सेकंड कंडीशन आईडीपी की सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो इसका आंसर तो हमें मिल गया कि Z इज नॉट इक्वल टू H प्लस के। ठीक है, तो इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट तो इसका नहीं है, बस हम शो कर दें कि Z इज H के, कि इट कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ दिस। ठीक है, अच्छा एक बात और भी बता दूं, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट के लिए नॉर्मल की ज़रूरत थी। अब ये देखो प्रोडक्ट बनाने के लिए आप वैसे भी देख सकते हैं Z जो है एबिलियन है, अगर एबिलियन है तो इसका हर सब ग्रुप नॉर्मल है, तो H और K नॉर्मल तो होंगे। ठीक है ना, H एंड K आर नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ Z। ठीक है, अब देखिए Z को HK कैसे बनाए। आप देखिए GCD जो है ना 5 का और 7 का 1 है, तो GCD के ऊपर डेफिनेशन लगाइए GCD वाली, मतलब ये हमारे पास एक थ्योरम होती है कि अगर 2 नंबर का को प्राइम है, 2 नंबर अगर को प्राइम है, को प्राइम मतलब उनके बीच में कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई नहीं है, तो देयर एग्जिस्ट 2 इंटीजर x एंड y सच दैट 5x प्लस 7y इक्वल टू 1। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी स्टैंडर्ड रिजल्ट ऑफ को प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो हमने उसका इस्तेमाल किया। इस पूरी इक्वेशन को m से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 5mx प्लस 7mx इक्वल टू m। देखो अब m क्या चीज है, m इज एन इंटीजर, और 5mx मतलब मल्टीपल ऑफ 5, 7my मतलब मल्टीपल ऑफ 7। तो मल्टीपल ऑफ 5 है तो ये किस में चला जाएगा, h में। मल्टीपल ऑफ 7 है तो ये किसका एलिमेंट बन जाएगा, k का बन जाएगा। और m क्या है, इंटीजर है, सो एन इंटीजर कैन बी रिटन एज अ मल्टीपल ऑफ 5 प्लस मल्टीपल ऑफ 7। और ये प्लस हमें तंग इसलिए नहीं करेगा क्योंकि हमारी नोटेशन Z में जो है वो प्लस की ही है, तो हमारा आना ही प्लस चाहिए था। ठीक है बच्चों, समझ आ गया।
तो हमने क्या दिखाया कि एवरी इंटीजर m कैन बी रिटर्न एज द सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ h एंड k। अब ये सम को लेके परेशान मत होना कि मैडम तो कह रही है प्रोडक्ट और ये लिख रहा है सम। बेटा ये नोटेशन जो थी इसके अंदर, इंटीजर्स के अंदर नोटेशन एडिटिव नोटेशन होती है, इसलिए एडिटिव नोटेशन आपको क्या कहती है, एच के का क्या मतलब है, एच प्लस के। ठीक है, तो जब मैंने लिखा है एच के तो इट इज ऑलरेडी अंडरस्टूड कि एच और के बीच में वो वाली ऑपरेशन होगी जो कि मेन ग्रुप जेड की है। तो एच और मेन ग्रुप जेड में प्लस की नोटेशन है, तो एच और के में प्लस की नोटेशन है, इसलिए एच के का एक्चुअल मीनिंग एच प्लस के है। तो मुझे जेड को जब एच के शो करना है तो इट मीन्स आई हैव टू शो दैट जेड इज इक्वल टू एच प्लस के। और एच प्लस के का कोई भी एलिमेंट क्या होगा, वन एलिमेंट इन एच, टेक एन एलिमेंट इन के, और इन दोनों का प्लस होना चाहिए, जो मैंने शो कर दिया। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए, डिटरमाइन ऑल सब ग्रुप्स ऑफ आर स्टार ऑफ इंडेक्स 2। तो आर स्टार क्या है बेटा, आपका एबिलियन है। ठीक है, एबिलियन है तो इसका हर सब ग्रुप नॉर्मल है। तो आप देखो अभी आपने किया था आर प्लस एक इसका पॉजिटिव रियल नंबर्स का जो सब ग्रुप था, ये आर स्टार का सब ग्रुप था। आर प्लस जो था आर स्टार का सब ग्रुप है। सब ग्रुप क्यों है बेटा, क्योंकि आर प्लस इज नेचुरली अ सबसेट ऑफ आर स्टार, और आर प्लस अपने आप में एक ग्रुप है। ठीक है ना, तो ये ग्रुप है तो इसका ग्रुप भी बन गया और सबसेट भी है, तो आर प्लस इज अ सब ग्रुप ऑफ आर स्टार। अब आपको इंडेक्स 2 निकालना है। इंडेक्स का क्या मतलब होता है कि जब हम इसके कोसेट्स निकालें तो जैसे ऑर्डर ऑफ जी बाई ऑर्डर ऑफ एच करके जो इंडेक्स निकलेगा दैट शुड बी 2। ठीक है ना, तो मैंने इसका फैक्टर ग्रुप बना दिया, आर स्टार और आर प्लस का फैक्टर ग्रुप बनाया। फैक्टर ग्रुप मैं इसलिए बना सकती हूँ क्योंकि आर प्लस इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ आर स्टार, तो अगर नॉर्मल है तो फैक्टर ग्रुप डिफाइंड होगा। तो आर स्टार आर प्लस बना दिया। अब नॉर्मल सब ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, लेफ्ट कोसेट्स या राइट कोसेट्स। तो आर स्टार आर प्लस का जो फैक्टर ग्रुप है, इनका कोई भी एलिमेंट किस फॉर्म का होगा, ए आर प्लस। सबको मैंने फैक्टर ग्रुप पढ़ा रखा है, वेयर ए बिलोंग्स टू जो बड़े वाला ग्रुप है आर स्टार। अब देखो ए क्या हो सकता है, आर स्टार का कोई भी एलिमेंट। आर स्टार के पास या तो पॉजिटिव रियल नंबर है या नेगेटिव रियल नंबर है। तो अगर पॉजिटिव रियल नंबर हुआ तो ए के साथ जब आर प्लस मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव रियल नंबर से पॉजिटिव रियल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव रियल नंबर से निकल कर आ जाएंगे। अगर ए लेस देन जीरो हुआ यानी कि ए नेगेटिव रियल नंबर है, तो किसी नेगेटिव रियल नंबर को पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नेगेटिव रियल नंबर्स निकल आएंगे, तो पूरा का पूरा माइनस आर प्लस जनरेट हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो मेरे पास ये निकल कर आ गया। तो इसका मतलब आर स्टार और आर प्लस के अंदर दो ही तरीके के एलिमेंट्स आएंगे, कोसेट्स आएंगे, एक आर प्लस और एक माइनस आर प्लस। ठीक है, तो दो एलिमेंट आ गए तो हमारे पास क्या आ गया, इंडेक्स 2 आ गया, क्योंकि इंडेक्स यही होता है ना, नंबर ऑफ लेफ्ट कोसेट्स और राइट कोसेट्स। तो आर प्लस इज द ओनली सब ग्रुप ऑफ आर स्टार हैविंग इंडेक्स 2। ठीक है बच्चों, समझ आ गया सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, लेट जी इज इक्वल टू 3a 6b और 10c वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू जेड अंडर मल्टीप्लीकेशन, और h मैंने इसके अंदर से निकाला 3 टू दी पावर a 6 टू दी पावर b और 12 टू दी पावर c अंडर मल्टीप्लीकेशन। आपको शो करना है दैट g इज द इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ 3 6 और 10 वाला, g इज द इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस वेयर एज h इज नॉट द इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस। ठीक है, तो सबसे पहली बात बेटा कि g अगर एबिलियन है तो इसका हर सब ग्रुप नॉर्मल होगा। ये आप लोगों का काम है शो करना कि जो है ये अपने आप में ग्रुप्स थे। ठीक है, ये अपने आप खुद शो करोगे। तो इसका हर सब ग्रुप नॉर्मल है, तो इसका जो भी एलिमेंट होगा 3, ये साइक्लिक सब ग्रुप जनरेटेड बाय 3 का कोई भी एलिमेंट किस फॉर्म का होगा, पावर्स ऑफ 3। ठीक है, तो 3 की डिफरेंट पावर्स किस फॉर्म की होंगी, 3 टू दी पावर a वेयर a बिलोंग्स टू इंटीजर्स। और पावर इसलिए आ रही है बेटा क्योंकि मल्टीप्लीकेशन की ऑपरेशन दे रखी है, अगर एडिशन की होती तो मल्टीपल बन जाती, मल्टीपल ऑफ 3 बन जाती। ठीक है, पावर इसलिए आई है क्योंकि मल्टीप्लीकेशन की ऑपरेशन है। कोई भी एलिमेंट 6 का किस फॉर्म का होगा, 6 टू दी पावर b, और कोई भी एलिमेंट है ये साइक्लिक सब ग्रुप जनरेटेड बाय 10 का किस फॉर्म का होगा, 10 टू दी पावर c। ठीक है, तो आप देखो अगर इसका मतलब g जो है ये मान लीजिए इस 3 वाले का नाम h रख दिया, 6 वाले का नाम k रख दिया और इसका नाम भी कुछ रख दिया आपने t, तो इन तीनों का प्रोडक्ट तो ये आ गया क्योंकि इसका कोई भी एलिमेंट जो है 3 का कोई भी एलिमेंट 3 टू दी पावर a फॉर्म का है, और साइक्लिक सब ग्रुप जनरेटेड बाय 6 का 6 टू दी पावर b और 10 वाले का 10 टू दी पावर c। तो g किसके बराबर आ गया, 3a 6b 10c, और वही मुझे यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन में, g इज इक्वल टू 3 टू दी पावर a 6 टू दी पावर b और 10 टू दी पावर c। तो ये चीज़ तो मेरी प्रूफ हो गई कि g जो है इसका इंटरनल ये प्रोडक्ट बन गया।
अब इनके बीच में कॉमन एलिमेंट जो है वो आइडेंटिटी के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो 3 और 6 के बीच में देखें पहले कि कॉमन एलिमेंट 1 है और इसके अलावा कुछ है तो नहीं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आप सबको पता है 1 होती है, तो आइडेंटिटी 1 आनी चाहिए। अब जो कॉमन एलिमेंट है वो 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा सपोज कर लो x बिलोंग्स टू दिस लेफ्ट साइड, तो x इंटरसेक्शन में है तो दोनों के पास आ गया। अगर x बिलोंग्स टू साइक्लिक सब ग्रुप जनरेटेड बाय 3 है तो x इज इक्वल टू 3a टू द पावर a आ गया। एंड इफ x बिलोंग्स टू द साइक्लिक सब ग्रुप जनरेटेड बाय 6 तो इसकी कोई पावर आ गई 6 टू द पावर b। अब दोनों तरफ x की ही वैल्यू आई है 3a और 6b, तो x दोनों को इक्वेट कर दिया। 6 को मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 3, ठीक है, तो इसकी पावर्स को खोल लिया हमने, तो 2b 3b आ गया। 3 की पावर्स को इकट्ठा करके एक साइड पे ले आए। अब इसको इसका मतलब क्या आ गया, 3 की सम पावर इज इक्वल टू 2 टू दी सम पावर। ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब ये 0 होंगी, वरना तो कभी भी नहीं हो सकता। कोई और पावर होगी तो आप डाल के देख लो, कोई भी वैल्यू बराबर नहीं आएंगे। तो a माइनस बी भी 0 हो गया और इधर से b 0 आ गया। तो इसको दोनों को सॉल्व किया तो हमें पता चला a और b दोनों 0 होने चाहिए। तो x था 3 टू दी पावर a, उसमें a की वैल्यू डाल दी 0, तो 3 टू दी पावर 0 आ गया 1। ऐसे ही बेटा, तो हमने x क्या लिया था, इन दोनों के बीच में एलिमेंट लिया था, वो एलिमेंट क्या निकल कर आ गया 1। तो मुझे पता चला दोनों के बीच में कॉमन एलिमेंट 1 के अलावा कोई और नहीं है। अब हमें तीनों का लेना है इंटरसेक्शन, ठीक है ना, क्योंकि तीनों का इंटरसेक्शन खाली 1 होना चाहिए। तो अब मैंने x बिलोंग्स टू दिस ले लिया, तो x बिलोंग्स टू पहले वाली टर्म एंड x बिलोंग्स टू नेक्स्ट वाली टर्म आएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन है तो एंड आएगा, दोनों में बिलोंग करेगा। अब कोई भी एलिमेंट, ये साइक्लिक सब ग्रुप जनरेटेड बाय 3 एंड 6 का जो प्रोडक्ट है इसका किस फॉर्म का होगा, 3 टू द पावर 8 डॉट 6 टू द पावर b फॉर्म का। और साइक्लिक सब ग्रुप जनरेटेड बाय 10 का किस फॉर्म का होगा, 10 टू द पावर c फॉर्म का होगा। अब x इक्वल टू है, x इक्वल टू है, दोनों को इक्वेट कर दिया। 6 को फिर से 2 इंटू 3 लिख दिया, ठीक है, फिर से ये इसकी पावर को खोल दिया, सिंपल मैथमेटिक्स लगाया बेटा, सॉल्व कर लिया इसको। अब 2 वाली टर्म को इस लेफ्ट साइड पे ले आए तो हमारे पास ये आ गया। अब फिर से 3 की सम पावर, 2 की सम पावर और 5 की सम पावर, ये कब बराबर होंगे, जब इनकी पावर 0 होंगी। तो पावर्स को 0 कर दिया, आपस में सॉल्व किया तो मेरे पास निकल आई पावर सारी 0। तो जब x के अंदर पावर को हमने 0 डाला, ये देखो, ये जो x था मेरे पास क्या था, 3 टू दी पावर a और 6 टू दी पावर b, इसमें दोनों की पावर a और b को 0 डाला तो मेरे पास 3 टू दी पावर 0 और 6 टू दी पावर 0 आ गया, विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो मेरे पास इनके बीच का कॉमन एलिमेंट सबके बीच का क्या निकल आया, 1 निकल आया। ठीक है बेटा, तो हम सिमिलरली बाकी के कॉम्बिनेशंस भी शो कर सकते हैं कि 3 को बाहर रखा, 6 और 10 को लिया तो भी 1 आ रहा है। तो जितने पॉसिबल हो, मैं ऐसा क्यों शो कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता है ना कि इसकी डेफिनेशन जो थी इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट की, अगर एक से ज्यादा है H1 H2 Hn थे तो हमारी सेकंड कंडीशन क्या थी, H1 इंटरसेक्शन H2 इंटरसेक्शन H3 इंटरसेक्शन Hi और इंटरसेक्शन Hi+1 शुड बी आइडेंटिटी। तो जितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है सारे बना लिए। अब 3 है तो एक बारी H1 ये बनाया इंटरसेक्शन H3, एक बारी H1 इंटरसेक्शन H3 इधर रख लेना, इंटरसेक्शन H2 इधर करके जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो सारे बना लेना। ठीक है ना, तो हमने वो शो कर दिया, ये आपके पास आ गया। ठीक है, तो हमारे पास बेटा ये आ गया कि G जो है इसका इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट आ गया। अब शो करना है कि H जो है वो नहीं है इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट। H में क्या है, 10 की जगह पे 12 आ गया बस। तो मैंने इनके नाम रख दिए, K1 रख दिया साइक्लिक सब ग्रुप जनरेटेड बाय 3, K2 6 वाला और K3 12 वाला। तो आप देखो बेटा 36 जो है वो K1 K3 में बिलोंग करता है। ठीक है ना, K1 K3 में क्यों बिलोंग करता है कि क्योंकि K1 है साइक्लिक सब ग्रुप जनरेटेड बाय 3 और K3 है 12। तो आप देखो 36 कैन बी रिटर्न एज 3 इंटू 12, यानी कि 3 टू दी पावर 1 और 12 टू दी पावर 1। तो 36 बिलोंग्स टू K1 K3 और 36 क्या हो गया, 6 स्क्वायर हो गया, विच बिलोंग्स टू K1 K3। और 6 स्क्वायर जो होगा K2 में भी बिलोंग करेगा, बिकॉज K2 के सारे एलिमेंट पावर्स ऑफ 6 हैं। तो 6 स्क्वायर बिलोंग्स टू K2 ऑल्सो। तो K1 K3 और K2 का जब मैं इंटरसेक्शन लूंगी तो दैट इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी। तो अगर ये इसकी इंटरसेक्शन आइडेंटिटी नहीं आ रही है तो इट कैन नॉट बी रिटर्न एज ए इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस। ठीक है बेटा, तो जब भी कभी आपको ये बनाना हो ना कि ये इसका इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं है, तो ना सबसे पहले तो ये आइडेंटिटी वाली कंडीशन चेक कर लिया करो कि इंटरसेक्शन में आइडेंटिटी के अलावा और कोई एलिमेंट है या नहीं है। ठीक है, तो इसी से ही जनरली रूल आउट हो जाती है प्रॉपर्टी की, और सबसे आसान चेक करनी भी यही होती है। ठीक है बेटा,
तो आज का लेक्चर बेटा मैं यहीं पे वाइंड अप कर रही हूँ। नेक्स्ट क्लास में आपको एक अच्छी इंपॉर्टेंट थ्योरम जो है इस चैप्टर की वो प्रूफ कराऊंगी। दैट्स अ लॉन्ग थ्योरम, लॉन्ग प्रूफ। तो नेक्स्ट क्लास में वो प्रूफ करेंगे। ठीक है बेटा, टिल देन बच्चों पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।